हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम लोग एक कविता है त्रिलोचन जी द्वारा रचित, जिसका नाम है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो चंपा है, जो हम लिखते हैं ना काले काले अक्षर, उनको वह बिल्कुल भी नहीं पहचानते। चिन्हती यानी पहचानती नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वह क्या एक अनपढ़ लड़की है। और जो यहाँ चंपा नाम दिया हुआ है, इस कविता की नायिका भी वही है। अब आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि इस कविता को लिखने वाले कवि या इसके रचयिता कौन है, तो ध्यान रखना कौन है, त्रिलोचन जी हैं। ठीक है, तो एक बार सभी के लिए, जो कक्षा 11 के सभी बच्चे हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक सरल तो है, यहाँ से एक कविता बिल्कुल सरल है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। प्रत्येक वर्ष में यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है, चाहे तो वो पद्यांश के रूप में पूछे आपसे या कोई डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। यहाँ से 101% एक तो सवाल पूछा ही जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, कम से कम 2 या 3 नंबरों का यहाँ से सवाल पूछा ही जाएगा। और यदि पद्यांश यहाँ से आ जाता है तो 5 नंबर हमारे पक्के हैं यहाँ से। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप लोग। देखो यहाँ इस कविता में क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ एक नायिका है, यानी कि चंपा है, जो अनपढ़ लड़की है। वह एक सुंदर ग्वाले की लड़की है और वह रोजाना गाय भैंसों को चराने के लिए जाती है। लेकिन कवि ने यहाँ बताया भी है कि जब मैं कोई कविता या कुछ भी लिखता रहता हूँ, तो चंपा आकर के चुपचाप वहाँ खड़ी हो जाती है और देखती रहती है और सुनती भी रहती है। अब वह यह सोचती है कि इन काले काले अक्षरों में इस प्रकार की ध्वनियाँ कहाँ से आती हैं, क्योंकि वह क्या है, अनपढ़ है। एक दिन लेखक, जब वह चंपा चुपचाप खड़ी थी, लेखक कुछ लिख रहा था, तो उस समय लेखक चंपा से कहता है कि चंपा तू भी पढ़ ले, कभी भी मुसीबत में काम आ सकता है। अब लेखिका को पढ़ना बिल्कुल भी चंपा को लिखना पढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं था और वह पढ़ने के लिए मना भी कर देती है। लेकिन वो कहता है कि गांधी बाबा की इच्छा है कि सभी को पढ़ना चाहिए। अब चंपा कहती है कि तुम पढ़े लिखे हो, फिर भी तुम जितने झूठ बोलते हो। गांधी बाबा तुम कहते हो अच्छे हो, फिर वो पढ़ने की बात क्यों कहते हैं। तब लेखक कहता है त्रिलोचन जी कि जब तेरी शादी हो जाएगी, जो तुम्हारा पति कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, तो तू उसके पत्रों का जवाब कैसे देगी, उनके पत्रों को पढ़ेगी कैसे। तब चंपा कहती है कि कलकत्ता पर क्या करे, वज्र पड़े, यानी कि उसकी ऐसी एक मन स्थिति हो जाती है कि वो कहती है कि मैं कभी शादी भी नहीं करूंगी, ना अपने पति को कलकत्ता भेजूंगी, मैं उसी के साथ हमेशा साथ रहूंगी। तो इस कविता में यही सब कुछ लिखा हुआ है। एक बात और ध्यान रखना, जो ये लिखा हुआ है ना, पाठ का सारांश लिखा हुआ है, यह आपके एग्जाम की दृष्टि से यदि कोई पद्यांश यहाँ से आ जाता है इस कविता से, तो ध्यान रखना यहाँ सभी सवालों के जवाब है इसमें। ठीक है, देखो, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती नामक कविता धरती संग्रह से संकलित है। आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित पद्यांश किस कविता से लिया गया, या कविता किस संग्रह में संग्रहित है, या किस काव्य में संग्रहित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। पलायन यानी कि लोग क्या करते हैं, गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विशेषणों का प्रयोग, ये सवाल पूछा जाता है लगभग लगभग हमेशा, प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। पूछा कैसे जाएगा कि अक्षरों के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है, या अक्षरों के लिए या काले काले विशेषण किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखना, अक्षरों के लिए काले काले विशेषणों का प्रयोग किया गया है। पहला सवाल ध्यान रखना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा ये। ठीक है, हाँ, जो एक और शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है। दारुण होता है भयंकर, यथार्थ यानी कि कुछ लोग क्या होते हैं कि गांव से शहर की ओर पलायन कर जाते हैं और फिर वो वहीं की वहीं रह जाते हैं, या तो वो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं या उनको शहर पसंद आ जाता है, तो गांव के अपने परिवार को वो लोग छोड़ देते हैं। तो उस स्थिति को, उस बेरोजगारी को भी वो दर्शा रहा है, साथ में शिक्षा की ओर भी इंगित कर रहा है हमारा ध्यान। क्यों? क्योंकि यहाँ जो अनपढ़ नायिका है चंपा, उसके बारे में बता रहा है, और कवि यह भी कह रहा है कि आज भी गाँव में बहुत से लड़के लड़कियाँ अनपढ़ रह रही हैं, उनको पढ़ाना बहुत ही जरूरी है।
जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं, यानी कि जब लोग गांव से शहर पलायन कर जाते हैं तो शहर में ही रह जाते हैं, तो गांव में अब कुछ भी नहीं बचा। कुछ लोग तो क्या करते हैं, अपने माता पिता को भूल जाते हैं शहर में जाने के बाद में, तो यही बताया गया है, घर टूट जाते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रत्यक्ष में खड़ी हो जाती। अब नायिका को यह सब पता भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वह मतलब कहते हैं ना कि कोई भी लोग गांव से शहर नहीं जाएगा, उसके प्रतिपक्ष में वह खड़ी हो जाती है अनजाने में। उसको नहीं पता ऐसा होता है, लेकिन फिर वो यहाँ ऐसे खड़ी हो जाती है। जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है, यानी कि जब लेखक ने कहा था ना कि तुम पढ़ लो, तेरा पति जब कलकत्ता चला जाएगा तो उसके पत्रों का जवाब तू कैसे देगी, तब उसे एक डेंजर यानी खतरा, भविष्य में आने वाले खतरे के बारे में उसे वह थोड़ा सोच लेती है कि ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगी। तब वो कहती है कलकत्ता पे क्या करे, वज्र पड़े, यानी कलकत्ता पे मुसीबत आ जाए। वह कहती है कलकत्ता पर वज्र गिरे, ठीक है, मुसीबत आ जाए। कलकत्ता पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करती है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती नामक कविता की नायिका चंपा अक्षरों को नहीं पहचानती। ध्यान रखना, पूछा जाएगा चंपा इस कविता में किसको नहीं पहचानती है, अक्षरों को नहीं पहचानती है। अक्षरों के लिए काले काले विशेषणों का प्रयोग किया गया है। इस कविता की नायिका का नाम क्या है, चंपा है। जो अनपढ़ है या पढ़ी हुई है, अनपढ़ है, ये भी ध्यान रखना है। ये सारे सवाल ध्यान रखना है जो मैं बता रहा हूं। अर्थात वह पढ़ना नहीं चाहती, नहीं जानती, वह अनपढ़ है, वह पढ़ना भी नहीं चाहती। देखो चंपा अनपढ़ है, क्या वो पढ़ना ही नहीं चाहती, या वह पढ़कर भी अनजान बनना चाहती है? तो वह पढ़ना ही बिल्कुल नहीं जानती, यानी पढ़ना भी नहीं चाहती और पढ़ना भी नहीं जानती, दोनों चीजें हैं। उसे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं पढ़ती भाई वो? क्योंकि उसे पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जैसे आजकल बहुत से बच्चे नालायक होते हैं ना, जिनको पढ़ने पता नहीं क्या मतलब परेशानी आती है, बैठे बैठे पढ़ने में भी, लेट लेटे पढ़ने में, क्या कैसे भी पढ़ो यार, लेट करके पढ़ो, तुम बैठ करके पढ़ो, चलते चलते पढ़ो, लेकिन पढ़ो यार। इस जीवन में जिसने पढ़ लिया, जिसने शिक्षा ग्रहण कर ली, उसके सामने मुझे लगता है कि कोई मुसीबत कभी भी नहीं आएगी। जब कभी पढ़ने लगता है तो वह चुपचाप पास खड़ी होकर आश्चर्य से सुनती रहती है। वह सोचती है इन काले काले अक्षरों में ऐसी ध्वनि कहां से आ रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह सुंदर गवाले की एक लड़की है, यानी कि एक सुंदर नाम का गवाला है, उसकी लड़की है, जो गाय भैंसे चराने का काम करती है, जो सुबह गाय भैंसों को ले जाती है और चराती रहती है उनको। वह अच्छी, चंचल और नटखट लड़की है। वह नटखट भी है और चंचल भी है, शरारती भी लड़की है। जब कवि पढ़ने बैठता है तो चंपा कवि की कलम चुरा लेती है, यानी कि जब कवि बैठता है पढ़ने के लिए तो कभी कलम चुरा लेती है। जब कवि कलम लेकर ढूंढ करके लाता है तो उसका रजिस्टर जो कागज था वो गायब कर देती है। ऐसी नटखट बच्ची है चंपा नायिका। तो कभी कागज, इससे कवि परेशान हो जाता है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा चंपा कवि का क्या क्या चुरा लेती है, तो कलम और कागज। पूछा जाएगा कवि जब तक कलम ढूंढ कर लाता तब तक चंपा जो नायिका है वो क्या चुरा कर ले जाती थी, उसका कागज गायब कर दिया करती थी। कवि परेशान क्यों रहता था चंपा से? क्योंकि जब कवि पढ़ने के लिए बैठता तो चंपा उसके कलम और कागज को छुपा दिया करती थी। चंपा कहती है दिन भर कागज लिखते रहते हो, क्या यह काम अच्छा है? अब चंपा कहती है तुम दिन भर यह काम करते रहते हो, कागज पर लिखते रहते हो, क्या यह काम अच्छा है? कवि हंस देता है और एक दिन कवि ने चंपा से पढ़ने लिखने के लिए कहा। उन्होंने इसे गांधी बाबा की इच्छा बताता है। चंपा ने कहा वह नहीं पढ़ेगी, तुम गांधी जी को बहुत अच्छा बताते हो तो फिर वे पढ़ने की बात कैसे कहेंगे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, आप चंपा के मन में एक जो कहते हैं ना कि अच्छी बात नहीं है, जो मन में एक कहते हैं ना कि बुरी बात बैठी हुई है कि पढ़ना गलत है, कि गांधी बाबा अच्छे बताते तुम फिर वो गांधी बाबा पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके जो मन में है कि पढ़ना गलत है, ऐसा उसके मन में बैठा हुआ है। तो फिर वो पढ़ाई की बात कैसे कहेंगे? कवि ने कहा कि पढ़ना अच्छा है, शादी के बाद तुम ससुराल जाओगी, तुम्हारा पति कलकत्ता काम के लिए जाएगा, अगर तुम नहीं पढ़ी तो उसके पत्र कैसे पढ़ोगी या अपना संदेशा कैसे दोगी? इस पर चंपा ने कहा कि तुम पढ़े लिखे झूठे हो, तब तो वह शादी नहीं करेगी, यदि शादी हो भी जाएगी तो अपने पति को कभी कलकत्ता नहीं जाने देगी, वह उसे अपने साथ ही रखेगी। फिर कहती है कलकत्ता पर भारी विपत्ति आ जाए, ऐसी कामना वह करती है। पूरी कविता यहां आ गई है, ध्यान रखना। जो यहां मैंने लिख रखा है ना, इस सारांश के रूप में
पूरी कविता का निचोड़ आ चुका है। यही चीज मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा। कविता बिल्कुल इजी है, यहां ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका तुम्हें कोई अर्थ नहीं पता। वैसे कुछ ऐसे शब्द आएंगे तो उसका अर्थ मैं बताता चलूंगा आप लोगों को। कविता का आरंभ। चंपा चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, कहने का तात्पर्य क्या, चंपा इन काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती। क्यों? क्योंकि वह क्या है, अनपढ़ है और वह पढ़ना भी नहीं चाहती। मैं जब पढ़ने लगता हूं तो वह आ जाती है। कवि कहता है कि जब त्रिलोचन साहब जी कहते हैं कि जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूं तो वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है और कुछ भी नहीं करती, चुपचाप खड़ी खड़ी कवि जो पढ़ रहा है उसको सुनती रहती है। उसे बड़ा अचरज होता है, उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। यानी कि वह चुपचाप खड़ी खड़ी उन काले काले अक्षरों से जो ध्वनि निकल रही है ना, वह सोच रही है, आश्चर्य में पड़ी हुई है, इन काले काले अक्षरों से ऐसी ध्वनि कहाँ से निकल रही है, कहाँ से आती है ध्वनि। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ना ही नहीं आता, तो वह आश्चर्य कर रही है। बिल्कुल इजी है, आप लोग भी पढ़ोगे तो आपको भी अर्थ जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसा ही आप लोगों को करना है। अचरज यानी आश्चर्य होता है, चिन्ह यानी चिन्ह यानी चिन्हती यानी पहचानते हैं, काले काले अक्षर यानी काले काले शब्दों को, अक्षरों को। अब देखो ये प्रश्न है, यानी कि कुछ बच्चों से ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रश्न व्याख्या करो। आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे तो एक पद्यांश देगा और उससे 5 सवाल पूछेगा एमसीक्यू, वो ध्यान आपको रखना है। और पांचों के पांचों सवाल आप लोगों को मैं लिख के दे रहा हूं आप लोगों को। जो मैंने निष्कर्ष बताया था ना स्टार्ट में, कविता का सारांश मैंने बताया था, वहीं से आ जाते हैं। और ऐसी कविता है नहीं ये जिसको आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ याद करना हो, इतनी बड़ी भारी विपत्ति हो, आपके सामने समस्या हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल इजी कविता है, सरल कविता है। इन पंक्तियों के माध्यम से इस कविता की नायिका चंपा के बारे में बता रहे हैं कि चंपा काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती, अर्थात उसे अक्षरों का ज्ञान नहीं है। कवि कहते हैं कि जब मैं पढ़ने लगता हूं तो वह वहां आ जाती है और वह मेरे द्वारा बोले गए अक्षरों को चुपचाप खड़ी खड़ी सुनती रहती है। उसे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है कि इन काले काले अक्षरों से ये सभी ध्वनियां कैसे निकलती हैं। वह इन सभी अक्षरों के अर्थों से हैरान होती है, क्योंकि वह क्या है, निरक्षर है, क्योंकि वह क्या है, अनपढ़ है। अब देखो मैंने एक चीज और लिखी यहां विशेष, ये भी आप लिखिए, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहां से जो एक पद्यांश देकर के आपसे 5 जो सवाल पूछा जाएगा एमसीक्यूज, यहां से भी किसी न किसी सवाल का आंसर अवश्य छिपा हुआ है। भाषा कैसी है, सरल एवं सहज है, ये पूछा जाएगा। पद्यांश की भाषा कैसी है, खड़ी बोली हिंदी है। गांव की भाषा का सुंदर, यानी कि इस निम्नलिखित पद्यांश में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है, शहरी भाषा का या गांव की भाषा का या ग्रामीण शैली का या शहरी शैली का, इस प्रकार से पूछा जाएगा। काले काले और खड़ी खड़ी शब्द में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है, जब दो एक जैसे शब्द हों और दोनों के अर्थ समान हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। वर्णों की आवर्तीकरण, अनुप्रास अलंकार और छंदमुक्त कविता है, ध्यान रखना, इसको महत्वपूर्ण है ये विशेष। चंपा सुंदर की लड़की, यानी चंपा एक सुंदर नाम का गवाला है, उसकी लड़की है। सुंदर गवाला यानी उसके पिता क्या है, गवाले हैं, जो क्या रखते हैं, गाय भैंसे रखते हैं। चंपा चौपायों को लेकर चरवाहे करने जाती। अब देखो यहाँ पे चौपाई यानी 4 पैरों वाले को, चरवाही यानी चराने के लिए जाती है। यानी कि जो सुंदर नाम का गवाला है, उसकी जो लड़की है चंपा, जो इसकी कविता की नायिका है, वह रोजाना 4 पैरों वाले पशुओं को चराने के लिए ले जाती है। चंपा अच्छी है, चंपा अच्छी भी है, चंचल भी है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम भी करती है, यानी कभी कभी शरारतें भी करती है, जैसे कलम चुराना, कागज चुराना, छुपा लेना, इस प्रकार से। कभी कभी वह कलम चुरा लेती है, यानी शरारती क्यों है, क्या क्या कारण करती है, कि कभी कभी वह कभी की कलम चुरा लेती है, कलम। जैसे तैसे वह उसे ढूंढकर लाता, पाता कि अब कागज गायब है, यानी जैसे तैसे करके वो अपनी कलम ढूंढ कर लाता, कभी आता तो देखता उसका रजिस्टर यानी उसका कागज गायब कर दिया है। वह परेशान फिर हो जाता, और वह फिर परेशान हो जाता कि चंपा तू शरारतें क्यों करती है, तू अच्छी है, सुंदर है, लेकिन तू शरारतें क्यों करती है। चलो ठीक है, तूने कलम छुपा देनी, मैं जैसे जैसे करके ढूंढ के लाया हूं, अब देखता हूं तो तूने कागज छुपा दिया, तो कभी क्या हो गया, परेशान हो जाता है। प्रसंग जिन बच्चों के काम का हो देख लेना। व्याख्या, कवि आगे कहते हैं कि चंपा सुंदर नाम की गवाले की लड़की है, वह गाय भैंसे रखता है। पूछा जाएगा आपसे निम्नलिखित पद्यांश में सुंदर कौन है, पिता, भाई, चाचा, इस प्रकार, तो पिता है। सुंदर क्या है, सुंदर का व्यवसाय क्या है, पशु ही रखता है, ग्वाला है। ऐसे सवाल आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ चौपाया शब्द किन के लिए प्रयुक्त किया गया है, गाय भैंसों के लिए।
नायिका रोजाना किन्हें चराने के लिए ले जाती है? गाय भैंसों को। ये ध्यान रखना है, ऐसे सवाल ही पूछेगा, ध्यान रखना आप लोगों से। जो मैं बता रहा हूं वही सवाल याद रखना है और आगे बढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। चंपा इन सभी 4 पैरों वाले पशुओं को रोजाना चराने के लिए ले जाती है। वह चंपा बहुत अच्छी है, चंचल है और नटखट भी है, और कभी कभी वह शरारतें भी करती है। कभी कभी वह कवि की कलम चुरा ले जाती है। जैसे तैसे कवि किसी तरह उस कलम को ढूंढ कर लाता तो उसे पता चलता कि अब कागज अर्थात रजिस्टर गायब हो गया है। कवि उसकी इन सभी शरारतों से बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि चंपा को पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। कि ये क्यों पढ़ता रहता है, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, इसलिए वह कागज और कलम चुरा। आपसे पूछा जाएगा कि चंपा कवि की कागज और कलम क्यों चुरा देती है, क्यों चुराती है, क्यों छुपा देती है? क्योंकि उसे पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक सवाल और ध्यान रखना, ठीक है। किस बोली का, किस भाषा का प्रयोग किया गया? खड़ी बोली हिंदी का। यहाँ कविता की नायिका चंपा के स्वभाव के बारे में बताया गया। गांव की भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। कभी कभी हम पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास अलंकार, बस ये ध्यान रखना एक चीज, ठीक है। और तो सारे जो कि तू हैं। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? अब चंपा कहती है लेखक से, कवि त्रिलोचन साहब से, कि तुम रोजाना दिन भर कागज में लिखते ही रहते हो, क्या यह काम अच्छा है? तो यह सुनकर मैं हंस देता हूं। कवि कहता है कि यह सुनकर मैं, चंपा की यह बोल सुनकर मुझे हंसी आ जाती है। हंसी तो आएगी, सीधी सी बात है। फिर चंपा चुप हो जाती है। जब मैं हंस देता हूं तो चंपा चुप हो जाती है कि यह हंस क्यों रहा है? मैंने इतना तो पूछा है कि इन कागज पर रोजाना तुम गोदते रहते हो, लिखते रहते हो, क्या एक अच्छा काम है? जब कभी हंस देता है तो सोचती है हंस क्यों रहा है ये इंसान, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया है, क्या कह दिया भाई? उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। यानी एक दिन ऐसा आता है कि चंपा आई है और मैंने कहा, यानी कवि कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम करेगा। यानी कि कभी भी यह किसी भी वक्त काम आ सकता है, कभी भी किसी वक्त, हारे गाड़े यानी कभी भी किसी वक्त किसी भी समस्या में यह काम आ सकता है। गांधी बाबा की इच्छा है। फिर कहते हैं कि यह गांधी बाबा की इच्छा है कि सभी को, सब जन पढ़ना लिखना सीखे। यानी गांधी बाबा की इच्छा है कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीखे, क्योंकि मैंने कहा ना, आपके पास यदि शिक्षा रही ना तो आपको शायद, मुझे नहीं लगता कोई मुसीबत आएगी। ध्यान सुनना, चिरागों से ही घर रोशन नहीं होते हैं, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। मतलब कि चिरागों से घर रोशन नहीं होते हुए देखा मैंने, शिक्षा से भी घर रोशन होते हुए देखा है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं आए तो पूछ लेना मेरे से कमेंट करके, प्रसंग है देख लेना जिसका काम का हो। व्याख्या, आगे कवि कहते हैं कि चंपा को काले काले अक्षरों से कोई मतलब या संबंध नहीं है। वह मुझसे कहती है कि तुम पूरे दिन भर कागज पर लिखते रहते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा है? अर्थात तुम्हें यह काम बहुत अच्छा लगता है। उसकी यह बात सुनकर मैं हंसने लगता हूं और मुझे हंसते हुए देखकर चंपा चुप हो जाती है। ये आदमी क्यों हंस रहा है मेरी बातों को सुन करके? एक दिन चंपा आई तो मैंने चंपा से कहा कि तुम्हें भी पढ़ना सीखना चाहिए, मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएगा। यह महात्मा गांधी की इच्छा है कि वे चाहते हैं कि सभी को पढ़ना लिखना आना चाहिए, ठीक है। यानी लेखक ने किसकी इच्छा बताई कि सभी को पढ़ना लिखना चाहिए? गांधी बाबा की, राष्ट्रपिता। खड़ी बोली हिंदी, निरक्षर व्यक्ति की मनोदशा का सुंदर चित्रण किया गया है। गांव की भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। वर्णों की आवर्ती का अनुप्रास अलंकार है और छंद मुक्त क्या है? कविता है, ठीक है। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब चंपा क्या कहती है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी। क्यों? तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं। अब चंपा कहती है त्रिलोचन साहब से, कवि से कहती है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, तो अच्छे तो हैं भी। उसको सुनो क्या कह रही है, वे पढ़ने लिखने की बात कैसे कहेंगे? इन तुम तो कहते हो गांधी बाबा अच्छे हैं, तो पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब पढ़ना लिखना चंपा के लिए क्या है? गलत है, सही नहीं है। देखो कितनी प्यारी बच्ची है। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब चंपा कहती है मैं तो पढ़ूंगी ही नहीं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। अब कवि कहता है कि मैंने चंपा से कहा कि पढ़ लेना बहुत अच्छा होता है जीवन के लिए। ब्याह तुम्हारा होगा, ब्याह यानी विवाह, शादी जब तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी। गोने यानी ससुराल, यानी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम कहाँ चली जाओगी? ससुराल चल जाओगी। गोना यानी ससुराल। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, यानी कुछ दिन तो तुम्हारा पति, बालम यानी पति,
तुम्हारे साथ रहेगा। फिर वह, तुम्हें पता है कि कमाने के लिए शहर तो जाना पड़ेगा, गांव में कुछ है नहीं, तो वह कहाँ चला जाएगा? कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा। अब कवि उन्हें उदाहरण दे रहा है, किसको? चंपा को। चंपा ने कहा ना कि मैं नहीं पढ़ूंगी। जब कवि कहता है कि चंपा पढ़ ले, बहुत अच्छा रहेगा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब जब तुम ससुराल जाओगी तो कुछ दिन तो पति तुम्हारा साथ रहेगा, फिर कमाने के लिए कहाँ चला जाएगा? कलकत्ता चल जाएगा, इसलिए पढ़ना बहुत अच्छा है। बड़ी दूर है वह कलकत्ता। अब कवि कहता है कि कलकत्ता है वह बहुत ही दूर है, कैसे उसे संदेशा दोगी? जब तुम पढ़ोगी नहीं तो अपना संदेशा कैसे दोगी? मैं सही हूं या नहीं हूं, मैंने खाना खाया या नहीं खाया, तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुम सही हो या नहीं हो, ये सब कैसे दोगी संदेशा? कैसे उसके पत्तर पढ़ोगी? अब वो पत्तर भेजेगा लिख करके, तो तुम उसे कैसे पढ़ोगी? बताओ। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि कहता है कि बेटा चंपा पढ़ लेना बहुत अच्छा है। प्रसंग देख लेना, जिसके काम का हो वो। व्याख्या, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि चंपा को पढ़ने के लिए कहते हैं तो वह मना कर देती है, कि अर्थात चंपा कहती है मैं तो नहीं पढ़ूंगी। फिर आगे कहती है कि तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, तो फिर वो पढ़ाई लिखाई की बात क्यों करते हैं? यानी गांधी बाबा भी उसके लिए क्या हो गए? बुरे हो गए। चंपा फिर कहती है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, कि छोटी ही लगाना बेटा। फिर कवि चंपा को समझाते हुए कहते हैं कि अर्थात वे उसे शिक्षा के लाभ बताते हुए कहते हैं, पूछा जा सकता है कि कवि ने प्रस्तुत कविता में, प्रस्तुत पद्य में शिक्षा के क्या लाभ बताए? कि तुम्हें पढ़ना लिखना आना चाहिए, क्योंकि एक दिन जब तुम्हारी शादी होगी, तुम अपने पति के साथ ससुराल जाओगी, वहां तुम्हारा पति कुछ दिनों तक साथ रहकर नौकरी के लिए जब वह कलकत्ता चला जाएगा। फिर कवि कहता है कि कलकत्ता यहाँ से बहुत दूर है, ऐसे में तुम उसे अपना हालचाल, अपने मन की उसे कैसे बताओगी? कवि के कहने का तात्पर्य है कि तुम उसे अपना संदेशा कैसे दोगी और तुम्हारे पति के पत्रों को कैसे पढ़ोगी? इसलिए कवि चंपा से कहते हैं कि चंपा तुम्हें पढ़ना चाहिए, पढ़ना स्वयं के लिए अच्छा होता है, अच्छा होता है। संवाद शैली का प्रयोग किया गया यहाँ पे, शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ठीक है, और लगभग समान है जो पिछले पद्यांश में था। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। अब चंपा कहती है कवि हो कि तुम देखो कितने झूठे हो, और तुम पढ़े लिखे हो फिर भी इतनी झूठ बोलते हो, मैं तो ब्याह कभी नहीं करूंगी। अब कहती है कि मेरा पति यदि पढ़ने के लिए इतना कुछ होता है, वो डर गए अपने भविष्य को लेकर, फिर कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी। फिर कहती है गलती से कहीं शादी हो भी गई मेरी, तो मैं अपने बालम को अपने साथ ही रखूंगी, अपने पति को अपने साथ ही रखूंगी, कलकत्ता में कभी नहीं जाने दूंगी, उसे कलकत्ता कभी नहीं जाने दूंगी। फिर क्या खाओगे? तुम सोचो क्या खाओगे भी? पत्थरों को थोड़ी खा सकते हैं, नहीं, कमाने तो जाना पड़ेगा, सीधी सी बात है, नहीं पढ़ोगे तो कलकत्ते पर बज्जर गिरे, कलकत्ते पर विपत्ति आए, समस्या आ जाए। कवि जब चंपा को पढ़ने के लिए कलकत्ता का उदाहरण देता है, बेटा छोटी छोटी शब्दों को ध्यान रखने को, तो वह स्वभाव से वह उखड़ जाती है और कवि से कहते हैं कि तुम कितनी झूठ बोलते हो, देखो देखो। फिर आश्चर्य भाव से कहती है कि हे राम तुम पढ़ लिख कर भी झूठ बोलते हो। फिर कहती है कि जहां तक शादी की बात है, मैं तो शादी कभी नहीं करूंगी, और यह कहीं यदि कहीं शादी हो भी गई तो मैं अपने पति को अपने साथ रखूंगी, मैं उसे कभी कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। यहाँ एक चीज और पूछा जा सकता है कि हाय राम यहाँ पे किस कारक का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे संबोधन, या ऐसे पूछा किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो संबोधन शैली का, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि विस्मयादि बोधक चिन्ह की जगह कभी कभी हम लोग विकल्प इसका अल्प विराम का प्रयोग भी कर देते हैं, इस कोमा का प्रयोग भी कर देते हैं। इस बात पर वह कहती है कि परिवारों को दूर करने वाले शहर कलकत्ता पर वज्र गिरे, अर्थात कलकत्ता पर भारी विपत्ति आ जाए, ऐसी वह कामना करती है, क्योंकि वह कलकत्ता शहर को परिवारों को तोड़ने वाला शहर मानती है। वह सोचती है यह शोषण का शहर है, ऐसे में वह अपना शोषण नहीं होने देगी, और इस शोषण से आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है, और वह अपने पति से अलग होना चाहती है, इसलिए वह कलकत्ता का विनाश चाहती है, कि उसे पता है कलकत्ता परिवारों को तोड़ने का काम करती है, इसलिए वह कलकत्ता पर विपत्ति आने का या समस्या आने के लिए कहती है। किस शहर को यहाँ परिवार तोड़ने वाले के लिए बताया गया है, यानी किस शहर को परिवार तोड़ने वाला बताया गया है? कलकत्ता को। चंपा का भोलापन प्रकट होता है, बज्जर गिरे
शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश जताया गया है चंपा के द्वारा। गांव की भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया। वर्णों की आवर्तीकार, अनुप्रास अलंकार, छंदमुक्त कविता। ये आपकी कविता समाप्त हो चुकी है। अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पर वज्र गिरे? क्योंकि वह कलकत्ता को परिवारों को तोड़ने वाला बताया गया है। क्योंकि कुछ लोग शहर से गांव से शहर कमाने के लिए चले जाते हैं तो वो वापस नहीं आते हैं, अपने माता पिता को भी यहीं छोड़ देते हैं। चंपा नहीं चाहती है कि उसका पति उसे छोड़कर कमाने के लिए कलकत्ता जाए, क्योंकि वह कलकत्ता शहर को परिवारों को तोड़ने वाला शहर मानती है। वह सोचती है कि यह शोषण का शहर है, ऐसे में वह अपना शोषण नहीं होने देगी और इस शोषण से आम व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है और वह अपने पति से अलग नहीं होना चाहती। इसलिए वह कहती है कि कलकत्ता पर वज्र गिरे, अर्थात वह चाहती है कलकत्ता पर भारी विपत्ति आ जाए। वह चाहती है कि कलकत्ता पर भारी विपत्ति आ जाए, ऐसी वह कामना करती है, ऐसी वह कामना करती है। ठीक है, ये हो गया आपका पहले। ये देखो, आपने अच्छे से कविता का भावार्थ पढ़ लिया तो प्रत्येक सवालों का जवाब आप आराम से दे सकते हैं। चंपा को इस पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी? क्योंकि वह जो कवि हैं वो पहले बता चुके होते हैं चंपा को गांधी बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए वो ऐसा कहती है। चंपा को पहले कवि द्वारा कहा गया था कि तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए। यह भी कहा था कि गांधी जी बहुत अच्छे हैं, फिर वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि पढ़ लिख लेने से लोगों को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इसलिए उसे विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा अच्छे इंसान पढ़ने लिखने की बात कह सकते हैं। देखो, वो पढ़ने के लिए मना क्यों करती है? क्योंकि उसके मन में एक भय बैठा हुआ था, क्या कि लोग कमाने के लिए शहर चले जाते हैं, कलकत्ता चले जाते हैं और जिससे परिवार टूट जाता है वो शहर से वापस नहीं आते, इसलिए वो नहीं पढ़ना चाहते। ध्यान रखने के सवाल ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कवि ने चंपा की इन विशेषताओं को उल्लेख किया है तो सारी विशेषताएं बता दीजिए। वह निरक्षर है और वह काले काले अक्षरों के चिन्हों को नहीं जानती है। वह अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। वह शरारती स्वभाव की भी है। वह कभी कलम छुपा देती है तो कभी कागज छुपा देती है। वह अबोध बालिका है, अबोध यानी नासमझ। वह पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं समझती है, नहीं जानती है। वह स्पष्ट बोलती है, वह अपनी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहती, यानी वो अबोध बालिका, इसलिए वह सीधे सीधे कहते। पढ़ी हुई होती, चतुर होती, समझदार होती, आप लोगों की तरह, मेरी तरह, आपके दोस्तों की तरह, बहुत सारे आपने देखा होगा चतुर लोगों को। ठीक है, हाँ। वह मेहनती भी है, वह रोजाना चौपायों को चरा कर लाती है। चंपा में परिवार के साथ मिलकर रहने की भावना है। वह परिवार को तोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वह कहती है कलकत्ता पर भारी विपत्ति आए, अर्थात उस पर वज्र गिरे। ठीक है बेटा, ये थी आपकी कविता। नेक्स्ट सवाल है, आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? क्योंकि वह परिवारों को नहीं तोड़ना चाहती है। मेरे विचार में चंपा एक ग्रामीण लड़की है जो यह मानती है कि पढ़ लिख कर लोग कमाने के लिए अपने परिवारों को अपनों को छोड़कर कलकत्ता चले जाते थे, अर्थात वे अपने परिवार से दूर चले जाते हैं और उनका परिवार से संबंध टूट जाता है और पीछे परिवार वाले लोगों को बिच्छों की वेदना, दुख को सहन करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा कि वह पढ़ना नहीं चाहती है। ध्यान रखना, यहाँ से 101% कोई ना कोई सवाल डेस्क्रिप्टिव आएगा और शायद मुझे लगता है कि पद्यांश भी यहीं से आएगा, लगभग दोनों में से एक चीज तो आएगी 101%। तो प्यारे बच्चों, ये थी कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है, आपको सेशन अच्छा लगा है, समझ में आ गया, तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना अवश्य नहीं भूलना, क्योंकि कमेंट एक ऐसी चीज है जिसको लिखने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है और पढ़ता है उसको आनंद भी बहुत आता है। तो और जो बच्चे अभी तक सेशन, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि वो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे किस सब्जेक्ट की क्लास कब होती है और किस समय होती है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।